कैथ और आरएलडी कितना नुकसान पहुंचाएंगे? जिसका उत्तर देने में शायद कोई सक्षम नहीं होगा। क्या कृषि कानूनों पर सरकार भी फंस गई है? कोई कानून अंतिम कानून नहीं होता है। फ्री की राजनीति काम करेगी यूपी में? चलिए दिल्ली से जरा बाहर निकले, पता चल जाएगा। 22 में मेन फाइट किससे है? बहुत जो है क्या कहूँ बड़ा उनके बारे में, मैं समझता हूँ कि उनके पांव जमीन पर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तीखे सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम अपना खास कार्यक्रम 3 का तीर लेकर। मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा कर्म है और इसी क्षेत्र में आती है लोकसभा सीट मेरठ, जहां से 3 बार संसद पहुंचे हैं राजेंद्र अग्रवाल जी और साथ ही सीएए पर जो जेपीसी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, 2022 के मुहाने पर हम खड़े हैं और किसानों को धरना देते हुए 10 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। 2022 को लेकर क्या प्लान है? हम चुनाव के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जाएंगे, अपने नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी के आधार पर जाएंगे। राजेंद्र जी, किसान आंदोलन लगभग 1 साल हो चुका है, कितना असर देख रहे हैं इसका? हो सकता है कि वो और भी ज्यादा चल जाए। मुझको भी बहुत बार लगता है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है उसको लंबा आंदोलन चलाने का रिकॉर्ड बनाने में ज्यादा रुचि है, उसको इस बात में रुचि कम है कि समस्याएं हल हों। तो किसान आंदोलन संघर्ष नहीं, राजनीतिक एजेंडा? राजनीतिक ही है, पूरी तरीके से राजनीतिक है। और मेरा तो कहना ये है, आप कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं, यह पूरी तरीके से संसद की अवमानना है। संसद को एक मैंडेट है, संसद इसीलिए बनी है, संसद आम जनता के प्रति अकाउंटेबल है, उसने कानून बनाया उसको। तो अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा है तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं इसे? नहीं, एक्सपोज्ड है वो, और इसीलिए हम तो कह भी रहे हैं आप पॉलिटिकल एजेंडा है, आप जाइए जनता के बीच में जाइए। और यदि आपको संसद पर भरोसा नहीं है, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, होना चाहिए, लोकतंत्र के सारे बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन आपको नहीं है भरोसा, तो जनता सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम जो है अथॉरिटी है, आप उसके पास जाइए, अपनी बात कहिए। क्या वजह है कि 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, राजेंद्र अग्रवाल की बात किसान नहीं सुन रहे हैं, राकेश टिकैत की सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, ये गलतफहमी है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। आप यदि देखेंगे तो उनके द्वारा जो कॉल दी जाती है उसके अंदर बड़ी एक नाम मात्र की उपस्थिति होती है। लेकिन भीड़ नजर आती है कैमरे में? नहीं, भीड़ नजर आती है तब जब राजनीतिक आंदोलन होने के कारण से विभिन्न दल उस भीड़ को इकट्ठा करते हैं। वो भीड़ राकेश टिकैत जी के या किसान आंदोलन के कथित नेताओं की वजह से नहीं आती। तो गाजीपुर बॉर्डर पे भीड़ बैठी है, किसान नहीं? नहीं, भीड़ नहीं बैठी हुई है ही नहीं, किसान भी नहीं है, भीड़ भी नहीं। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है, किसान है या नहीं? नहीं, किसान तो हैं वो, लेकिन इस प्रकार की जिद में बैठे हुए किसान हैं जिनका मुझको ऐसा लगता है कि बहुत बार उनके व्यवहार से दिखाई देता है कि किसान की वास्तविक समस्याओं से उनका संबंध नहीं है, नंबर 1। और वो शायद वो दिशा भ्रम उनको हो गया है, शायद कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ लोग उनका हो सकता है उपयोग भी कर रहे हैं। नहीं, भ्रमित मैं समझता हूं कांग्रेस का एजेंडा है इस आंदोलन को चलाने का। कांग्रेस ने शुरू से कहा, पंजाब से आंदोलन निकल करके आया, लेकिन मैसेज तो एक ऐसा जा रहा, विपक्ष कह रहा है और किसान भी, कि सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है। जब हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक है तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी के वाले मुझसे अकेले मिलने के लिए बुला रहे हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, किसी ने उनको नहीं बुलाया। और राकेश टिकैत जी की पूरी बातों का 11 महीने की बातों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इस प्रकार की बातें वो निरंतर बोलते रहते हैं, परस्पर विरोधी। राकेश टिकैत किसान है या नेता? नहीं, किसान तो है पर किसान नेता मैं उनको नहीं मानता हूं मैं। और मैंने उनको कहा चुनाव लड़ लीजिए, आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी कितनी पकड़ है, उनकी कितनी पहुंच है, उनकी कितनी मान्यता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि उनके जो एक गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य उनके होते हैं, जिद भरे वक्तव्य होते हैं, वो भी एक कारण है इस आंदोलन की संपूर्ण विश्वसनीयता को कम करने। क्या कृषि कानूनों पर सरकार भी फंस गई है? वो ऐसी गले की हड्डी बन गई जिसे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कानून बनते हैं, जो एक जनाकांक्षा होती है उसको ध्यान में रख करके कानून बनते हैं। और किसान से संबंधित जो 3 कानून हैं उनके संबंध में पर्याप्त विचार विमर्श विभिन्न फोरम पर हुआ। स्वामीनाथन साहब की कुछ रिकमेंडेशन थी, जो अन्य कमेटियां उनकी रिकमेंडेशन थी, तो उसके बाद वो बनती है। इसके बाद भी कोई कानून अंतिम कानून नहीं होता है, कानून में संशोधन होते रहते हैं। 127 संशोधन तो संविधान के अंदर ही हो चुके हैं। तो हमेशा कोई भी कानून बदल के लिए हमेशा उपलब्ध है। आगे क्या होगा? अभी तो होल्ड पर है वो, आगे क्या होगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि होल्ड पर है, इसलिए काहे को आंदोलन कर रहे हैं भाई? आप जाइए, जनता के बीच में जाइए। आपने किसान सम्मेलन किया, उसके जरिए आप किसानों को समझा पाए?
समझा रहे हैं। और मैं जो बात मैं कह रहा हूं कि उनके कहने से भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। तो क्या डर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है, समीकरण बिगड़ सकते हैं? हमें नहीं लगता। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, सबने जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, हम तब भी 64 सीटें जीत करके आए। मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं, हम अपने कार्य के दम पर जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मान लिया कि चलो जाटों का वोट तो नहीं मिलने वाला, कुछ और समीकरण साध लिया जाए? नहीं, जाटों की बात हम इस रूप में सोचते भी नहीं है। और हमारा तो अनुभव यह है कि यदि आपने एक वर्ग विशेष का नाम लिया है, वो सब के सब अधिकांश 1-2% तो कहीं भी कुछ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भाजपा को जो 2014 में, 17 में, 19 में जो यश मिला है, उसके अंदर उनकी पूरी भागीदारी है। भाजपा के साथ कौन नहीं है? सब हैं भाजपा के साथ, सबके सब लोग हैं जो कमिटेड कुछ लोग रहते हैं। अब देखिए, लोक दल का जो वोट प्रतिशत है वो जहां तक मुझे ध्यान है 1.6 समथिंग लाइक दैट है। कांग्रेस का कुछ कुल मिलाकर के 6% है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका जी और राहुल जी 6% से संतुष्ट नहीं है, वो उसको और थोड़ा कम करना चाहते हैं। इस बार हो जाएगा वो भी। तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है, इसके कारण से कुछ लोग इकट्ठा करना हमेशा इनके लिए देखिए, बेचैनी तो है, बीजेपी में बेचैनी है। नहीं, कोई बेचैनी नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग से पार्टी बना रहे हैं, खबर है कि बीजेपी के साथ समर्थन, और लेकिन शर्त यही होगी कि ये जो कृषि कानून है वो अमरिंदर सिंह की प्रॉब्लम है जी, वो बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है। अमरिंदर सिंह हमसे आकर के मिलते हैं, यार कल को राकेश टिकैत मिलते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम। प्रियंका किसकी प्रॉब्लम है? वो तो कह रही है लड़की को कांग्रेस की प्रॉब्लम है। प्रियंका तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। और मैं अब वो जो उन्होंने नारे लगाए हैं, मतलब देखिए, बात असल ये है कि हर जगह कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपकी विश्वसनीयता एक होती है। विश्वसनीयता आपके जो वर्षों का जीवन है उससे निर्मित होती है। तो प्रियंका जी क्या विश्वसनीयता है? प्रियंका जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो महिलाओं के प्रति उनके लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने, उनके संघर्ष ने, सड़क पर उनकी मौजूदगी ने थोड़ी परेशानी तो बढ़ा दी है। कौन सा संघर्ष? हम तो कोई बेचैनी नहीं है, बेचैनी उन्हीं को, इसलिए वो इस प्रकार के एक्टिविटीज में लगी हुई हैं। वो बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं है। और उनको प्रियंका 40% आरक्षण की बात कर रही है कि महिलाओं को देंगी वो टिकट, दे, लेकिन उससे गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए पूरे देश में क्या किया है? कुछ और ऐसी उपलब्धि है जो उनको ये साबित करे कि हाँ, ये जेन्युइन एक बात कर रही है। प्रियंका को ही क्यों रोकते हैं आप लोग? प्रियंका जी को नहीं रोकते हैं, कहीं शांति के भंग होने की आशंका होती है तो कोई भी जो नेता, और प्रियंका जी आफ्टर ऑल देश की सबसे पुरानी पार्टी की नेता क्या हाथ मजबूत साइकिल कमजोर, ये फॉर्मूला है? नहीं, हाथ और साइकिल तो पिछले चुनाव में साथ साथ आए थे, दोनों जवान लड़के आए थे। उनका क्या हश्र सबको पता है, एक सीट केवल लोकसभा की रह गई। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा कि 6% शायद उनको अभी संतोष नहीं है राहुल जी को और जो है आपने साथी की बात कही, तो आपके भी एक साथी छटक गए, अखिलेश के साथ चले गए, और ये वही साथी है जिन्होंने पिछली बार एक गुलदस्ता आपको लाकर दिया था छोटी छोटी पार्टियों का। ये इस प्रकार के जब चुनाव निकट आते हैं तो ऐसे थोड़ी बहुत इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन उससे कुल मिलाकर के राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता तो ऐसा नहीं होता है। राजभर कह रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार साफ। वो पहले भी कुछ क्या कहते रहे हैं। यदि राजभर साहब की बात का इतना, वो कितने कंफ्यूज थे, कभी कहते मैं इनके साथ जाऊंगा ओवैसी के साथ, कभी कहते मैं इसके साथ जाऊंगा, वो कभी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते थे, और वो आखिर में जाकर के सभा में चले गए। तो ऐसे जो दिशा, मैं सख्त शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं जिनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, वो किसी दूसरी थाली में से कुछ प्राप्त करने की मंशा से इधर उधर जाते हैं, उनके बात का कोई प्रामाणिक। बीजेपी की थाली में कौन कौन सी पार्टियां, या कहे आपके बुके में कौन कौन सी पार्टियां? सभी हैं, पार्टियां की बात नहीं है। हम जो है, जो सबका साथ सबका विकास की बात हम लेकर के चलते हैं, और केवल हमने कहा नहीं है, हमने अपने व्यवहार में, आचरण में इस बात को बराबर सिद्ध किया है। अच्छा, सबके लिए ही प्रयास करने की बात के मद्देनजर सीए लाया गया था, आप उस जेपीसी के अध्यक्ष भी रहे थे, क्या स्टेटस है सीए का? नहीं, सीए का बहुत, और अब तो ये जो अफगानिस्तान का जो प्रकरण हुआ है उसमें तो सीए का औचित्य और भी समझ में आता है। देखिए, रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर जो परसिक्यूशन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होता था, उसमें 6 जो अल्पसंख्यक वर्ग उसमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। तो इस प्रकार के जो 6 वर्ग इनका परसिक्यूशन होता था, उनको कोई जब देश का विभाजन हुआ उसके लिए वो तो जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन वो जुल्म तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो कब मिलेगा उन्हें? हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? नहीं, ये अलग स्थिति है ये, और ये वास्तव में जो पिछले 60-70 साल के अंदर जिस प्रकार की लापरवाही, मैं वही बता रहा हूं, पिछले 60-70 साल में जिस प्रकार की लापरवाही इन इश्यूज के ऊपर हुई। आप नेहरू लिया के समझौता हुआ था,
हमने उसके ऊपर कभी आवाज ही नहीं उठाई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज नहीं उठाई। उसके कारण से यूज टू कुछ लोग हो गए हैं, लेकिन अब मजबूती से आवाज भी उठाई जा आरोप रही तो है। ये भी लग रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अभी भारत सरकार आवाज नहीं उठा रही है। नहीं उठाई है, बराबर उनको कहा भी गया है और भी चीजें कही गई हैं, और मैं समझता हूं कि समाधान निकलेगा। बांग्लादेश तो कुल मिलाकर के हमारे बेहतर संबंध है। बात हमलों की है तो कश्मीर में भी पलायन हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं क्या इसी दिन के लिए 370 पर फैसला लिया था बड़ा? इस दिन के लिए नहीं था। 370 हटने के पश्चात प्रदेश के अंदर मैं खुद जो जिस प्रकार की एक प्रगति का माहौल बना, मैं खुद अभी 1 महीने पहले कश्मीर गया था, श्रीनगर गया, मैं लेह भी गया। जिस प्रकार का वातावरण इसके 90 से तुलना हो रही है कश्मीर की मौजूदा हालत? नहीं नहीं नहीं, ये तो अतिरंजित बात है। अभी जो घटनाएं हुई हैं वो अपने को ये सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोग वहां ऐसे जरूर हैं जो पाकिस्तान का भी उनको सहयोग मिलता है या कुछ जिस प्रकार की कह रहे बातें वो हैं कहते कश्मीर रहे में हैं। तो पहचान देखकर मारा जा रहा है, वहां चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। नहीं तो ये समस्या तो पहले से चली आ रही है, लेकिन उसके साथ भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। हमने सुरक्षा समस्या तंत्र का को मजबूत समाधान किया है, और समस्या का समाधान दो रहा है। यदि आप 3-4 पहलू उसके न कहें, 2 ही अब पहलू मैं यदि कहना चाहूं। नंबर 1, कश्मीर के अंदर विकास होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार के कारण से विकास हो ही नहीं पाता था। सब संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के क्षेत्र में। और दूसरे, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम दोनों काम कर रहे हैं, और आतंकवाद का जो प्रायोजक पाकिस्तान है उसको हमने दुनिया के मंच के ऊपर अलग थलग किया है। यही रणनीति है ना, इस पर कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। यूपी इलेक्शन पर एक बार फिर से लौटते हैं। ओवैसी जी भी यूपी में आ गए, कई फैक्टर्स हैं, एक ओवैसी भी है, तो बीजेपी को फायदा या नुकसान? हम उस ढंग से नहीं सोचते। हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारा कार्यकर्ता है। आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं कि भाई क्या? ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है। नहीं, ये तो आरोप कौन लगा रहा है? जिसको जो है निराशा है वो लगा रहा है, वो कुछ भी कहेगा। अब ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी अपने एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के हितों के भी सबसे बड़े रक्षक हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और मुझको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर भी उनको अस्वीकार किया गया, वो एक अलग अपना स्तंभ बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनको कोई स्वीकार्यता प्राप्त नहीं होगी। बीजेपी कितने मुस्लिमों को टिकट देने वाली है इस बार? मैं ये नहीं कह सकता, ये मेरा विषय भी नहीं है, मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं। लेकिन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़े, वो उसके अंदर आए, उनके बीच में गलतफहमियां दूर हों, ये हमारी बराबर कोशिश है। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या भाव है? आम आदमी पार्टी, चलिए दिल्ली से जरा बाहर निकले, पता चल जाएगा। फ्री की राजनीति काम करेगी पहाड़ के यूपी में? नीचे जब ऊंट आएगा तो उसको अपने कद का अंदाजा हो जाएगा। फ्री की राजनीति काम करेगी यूपी में? फ्री की राजनीति देखिए हो सकता है कहीं छोटा मोटा कोई प्रभाव डालती हो, लेकिन कुल मिलाकर के मतदाता इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। 2017 में मोदी के नाम पर वोट और जीत, बहुमत। 2022 में योगी के नेतृत्व में कितनी आसानी रहा और कितनी मुश्किल? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 2017 में इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा नेतृत्व आज भी माननीय मोदी जी के रूप में हमारे पास है। उनके 2022 में चेहरा होगा या उपलब्धियां होंगी? नहीं, दोनों चीजें होंगी। चेहरा भी है, उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां चेहरे के माध्यम से हैं। योगी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनकी मैंने गिनती अभी छोटी मोटी करी थी, और जैसा वो कर रहे हैं, चेहरा भी है और काम भी है। काम से चेहरा बनता है। विपक्ष तो कह रहा है कि सारी बातें झूठी हैं। 4.5 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, वो गलत है, आंकड़ा गलत है। बुलडोजर चला रहे हैं और बुलडोजर सिलेक्टिव घरों पर चला रहे हैं। विपक्ष के पास कहां से आंकड़े आए? सड़कें बन रही हैं, दिख रहा है सबको, मकान बन रहे हैं, दिख रहा है सबको। तो आखिर ये मकान के आसमान से टपकते हैं? इनके अंदर तो रोजगार पैदा होते हैं। विपक्ष कौन से आंकड़े हैं? अखिलेश कह रहे हैं कि सिर्फ फीता काट रहे हैं। अखिलेश जी को थोड़ा सा ट्यूशन लेने की जरूरत है। वो जा देखें कि कितने प्रकार के हाईवे यहां पर बने हैं। वो एक हाईवे को लेकर उसकी चर्चा करते रहते थे। 5 जिलों के अंदर बिजली जाती थी, बिजली उपलब्ध नहीं थी। लोग, कोई उद्यमी काम करने के लिए तैयार नहीं थे। हाईवे इसलिए नहीं बनते थे कि उसमें कमीशन पहले तय होते थे। ये सारी बातें लोग जानते हैं। राह चलते किसान के पशु छीन लिए जाते थे। तो अखिलेश जी दावे करें, खूब अच्छे दावे करें। 2017 में भी 2 नौजवान मिलकर के चुनाव लड़े थे। इस बार खूब कोशिश करें, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी इस बार पहले से भी कम सीटों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। 2022 में राजेंद्र अग्रवाल को क्या जिम्मेदारी मिल रही है बतौर सांसद? देखिए, राजेंद्र अग्रवाल सांसद तो संयोगवश हैं। पार्टी ने कहा लड़िए चुनाव, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, जिता दिया। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल मूलतः कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के नाते जो भी व्यवस्था होगी, योजना होगी, उसके अंदर लगना।
और यदि सांसद के नाते देखें तो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 सेगमेंट्स आते हैं। तो मेरी पहली जिम्मेदारी निश्चित रूप से ये है कि मेरे पांचों के पांचों जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां पर हमारे प्रत्याशी। अच्छा, एसपी तो ये आरोप लगाती रही है कि जिस बुलडोजर की बात की जाती है, बुल और बुलडोजर पसंद है सीएम योगी को और पहचान देखकर कार्रवाई होती है। नहीं, पहचान देख करके नहीं, पहचान तो इस बात की तो है कि अपराधी कौन है वो भी पहचानते थे, पहचान तो वो भी थे, पहचानते तो अखिलेश जी भी थे, लेकिन वो उनका समर्थन करते थे। हम पहचानते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं चल रहा है, बुलडोजर उन अपराधियों के, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ चल रहा है जिनको छूने की हिम्मत भी कोई करता नहीं था, क्योंकि सरकारें उनके साथ खड़ी रहती थी, अखिलेश जी की सरकार खड़ी रहती थी, तो अखिलेश जी भी उनको पहचानते थे, पहचानने के कारण उनके साथ थे, हम पहचानते इसलिए उनके खिलाफ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अभी देख लीजिए विधानसभा में कितने विधायक बीजेपी के, कितने मंत्री उनके बैकग्राउंड वाले हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मैंने कहा कि इस सबका पता चल जाएगा। आरोप प्रत्यारोप से चीजें तय नहीं हुआ करती हैं, जनता भी देखती है, जनता समझती है अपराधियों के संबंध में किसका स्वाभाविक गठबंधन है, अपराधियों को कौन स्वाभाविक नेता है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएंगी, लेकिन पार्टी का जो प्रोफाइल होता है सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के साथ सर्वाधिक जुड़े रहने वाली पार्टी कोई रही है, उनको संरक्षण देने वाली पार्टी कोई रही है, समाजवादी पार्टी रही है। पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, आरएलडी को, जयंत चौधरी को कितना असर आप देख रहे हैं पश्चिमी? मुझे नहीं लगता। देखिए, जयंत चौधरी, उन्होंने कोई, वही बात है, उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। चौधरी साहब का बड़ा व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत जो है किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और चौधरी साहब के कद के आधार पर, उनकी सेवाओं के आधार पर ही ये परिवार चलता रहा। परंतु मुझे अब लगता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं वो कि इस किसान आंदोलन में कुछ फायदा उनको हो जाए। कैथ और आरएलडी कितना नुकसान पहुंचाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़ा बहुत, देखिए मैं फिर कह रहा हूं 1.6% तो वोट उनका है, पूरे प्रदेश के अंदर है वो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ विशेष उनका अंतर आएगा। और फिर 2019 के अंदर सब लोगों ने पूरी जोर आजमाइश की है। अजीत सिंह जी लड़े थे, हमारे जयंत साहब लड़े थे, हार गए। लेकिन तब का मसला अलग था, अब के हालात अलग हैं। जाट नहीं तो खटीक सही, क्या इसी वजह से दिनेश खटीक को मंत्री बना दिया गया? हम देखिए, सब वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात हम करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु हम जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं। तो ये क्यों कहा गया कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। विपक्ष लगातार कह रहे हैं। विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, हमने किसी ने नहीं कहा। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, विपक्ष को लगता है कि कैसे भी कहीं से अगर जाति को नहीं देखते तो फिर ऐसा गुलदस्ता क्यों तैयार करते हैं जिसमें सारे जातियों को रखते हैं, और फिर बताते भी हैं कि हमने किस जाति को मंत्री बनाया, कौन सी जाति को क्या पद दिया। प्रतिनिधित्व हम सबका चाहते हैं, और इसलिए सब जो है, ये आखिर जो वंचित वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व तो क्रमशः बढ़ रहा है, हमने बढ़ाया है, लेकिन वो निरंतर ध्यान में भी है। भागीदारी हो तो फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं? देखिए, ये अलग विषय है। जातिगत जनगणना के विषय में सबकी एक राय नहीं है, उसके विषय में राजनीतिक दल भी एकमत नहीं है, लेकिन तो भी ये विषय पार्लियामेंट का है, इसके विषय में मैं समझता हूँ वहीं पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, कोविड में जो काम हुए उस पर आप यूपी सरकार को कितने नंबर देते हैं? 100 में से यदि 200 नंबर दिए जा सकते तो मैं 200 नंबर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश, सबको संभालना, सबको अनाज पहुंचाना, सबका वैक्सीनेशन करवाना और सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, आप देखिए बहुत बड़ी बात थी। कोई चिकित्सा सुविधाओं का बहुत बड़ा विस्तार नहीं था, उनको खड़ा करना। ऑक्सीजन की समस्या 10-15 दिन सारे देश के अंदर रही, उसको युद्ध स्तर के ऊपर पूरा करना, ऐसे उत्तर प्रदेश ने किया। IIT ने उसके ऊपर अध्ययन किया। माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर कितने नंबर योगी सरकार को? माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर योगी पूरे नंबर देने चाहिए। माफिया बताइए ना, आप आपके विधान में कोई माफिया हो बताइए, योगी जी के पास नाम भेज देंगे, उसके अलावा कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, हाथी से डर लग रहा है? हाथी से डर लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा, हाथी में जान कहाँ है। और हम तो कहते हैं चले लोकतंत्र के अंदर थोड़ा तो वैविध्य होना भी चाहिए। 2022 में मेन फाइट किससे है? मुझको ये ऐसा कठिन सवाल है जिसका उत्तर देने में शायद कोई सक्षम नहीं होगा सिवाय अखिलेश जी के और मायावती जी के। मुझे नहीं लगता, यार वो बहुत पीछे हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजेंद्र जी, अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की ओर, समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम। रैपिड राउंड फायर, यहाँ पर हम एक नाम लेंगे और आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा उसे आपको बोलना है। तैयार हैं? राकेश टिकैत। क्या कहूँ बड़ा उनके बारे में, मैं समझता हूँ कि उनके पांव जमीन पर नहीं है। प्रियंका गांधी। थोड़ा मेहनत करें, केवल ट्वीट करने से, कहीं पर कुछ फोटो खिंचाने से, एक कृत्रिम रूप से झाड़ू लगाने से जनता के से संवाद नहीं हो सकता। अखिलेश यादव। बहुत जो है क्वारंटाइन रहे,
कहीं पर वो वैक्सीन तक का विरोध करने लगे। अब मैदान में उतरे हैं, लोगों को पता है कि उनका साथी, जनता को पता है कि उनका कौन साथी है कौन साथी नहीं है। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता के साथी नहीं। योगी आदित्यनाथ अद्भुत हैं, कर्मयोगी हैं, उनसे अधिक परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री, उनसे अधिक प्रामाणिक मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और उनकी कार्य पद्धति का परिणाम है कि आज बीमारू राज्य देश के प्रमुख राज्यों में, उन्नतशील राज्यों के अंदर गिनती उनकी होती है। जयंत चौधरी विरासत के दम पर खड़े हैं और कुछ उनकी कोशिश है कि उसका लाभ मिल जाए, पर मुझे लगता नहीं कि उनको उसका लाभ मिल पाएगा। मायावती, बहुत बड़ा अवसर मायावती को इतिहास ने दिया था जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। उनको जो हीरे मिले थे परंपरा के, बेच बाच करके पैसे अपने घर में भर लिए उन्होंने। ओवैसी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से वो प्रासंगिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अद्भुत, दुनिया का ऐसा श्रेष्ठतम राजनेता जिसको दुनिया स्वीकार करती है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं भाजपा के नाते नहीं कह रहा हूँ। 7.5 साल के अंदर जो चित्र परिवर्तन हुआ है घरेलू मोर्चे के ऊपर भी और दुनिया के मोर्चे के ऊपर भी, वो अद्भुत है। वास्तव में ऐसा प्रधानमंत्री प्रभु का वरदान है जो हमको प्राप्त हुआ है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र अग्रवाल जी, आपने समय निकाला और हमारे तीखे सवालों का ईमानदारी के साथ सामना किया। और इसी के साथ आज 3 के तीर में इतना ही। लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।